नमस्कार। मेरा नाम शिशिर है और आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी उत्पादक के लिए सामान का उत्पादन होना ही या उत्पादन करना ही काफी नहीं होता है। जरूरत इस बात की होती है कि वो सामान कितने कम से कम समय में और कितनी कम से कम लागत पर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे न केवल उनके मुनाफे में बढ़ोतरी होती है, बल्कि जो ग्राहक हैं उनके लिए भी कीमतों में कमी करने की संभावना बनती है। उत्पादन का लागत घटता है, जो प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है वो बढ़ती है। और ये सब चीजें इसीलिए भी जरूरी है कि जब अब हम विश्व व्यापार की बात करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, वहां पर हमारी स्थिति अगर बेहतर करनी है तो हमारे लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि हम इन लागत को कैसे कम कर पाए। तकनीकी भाषा में हम इसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास बुनियादी सुविधाएं कितनी बेहतर होती हैं और जो कुछ भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके बीच में संयोजन किस तरीके का है। इन्हीं सोच के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अवधारणा जो है वो तैयार की गई है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण से जो 15 अगस्त 2021 को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कही थी। अगर आप इसको देखें तो भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में हम करोड़ों देशवासियों का सपना पूरा करने वाली एक बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान देश के सामने लेकर आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की यह योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अगर आगे का लाइन देखें, अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी, भविष्य के रास्ते से इन सब रोड़ों को, साथ ही और जितनी भी कठिनाई है उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानव के लिए ट्रैवल टाइम में कमी आएगी और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन की निर्माण की नई संभावनाएं भी विकसित होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, एक जगह पर एक कंपनी लगाई जाती है, मान लीजिए कि वो समुद्र के किनारे है। अब समुद्र के किनारे से वो सामान बन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसका क्या रास्ता हो सकता है? एक रास्ता तो यह है कि वाटरवेज के जरिए जाए। दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि वहां से जो घरेलू बाजार में आना है उसके लिए जो सड़क मार्ग है, जो रोड के मार्ग हैं, वो ज्यादा बेहतर हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो। यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन वहां से 20 किलोमीटर दूर है, तो उस 20 किलोमीटर की दूरी को पाटने के लिए क्या वहां पे सड़क मार्ग बना हुआ है? अगर ये स्थिति बन जाती है कि वहां पर सड़क भी हो जाए, नजदीक के आपके रेलवे स्टेशन से संपर्क जुड़ जाए, तो उस उत्पादक के लिए सामान पहुंचाना संभव हो पाएगा। और यदि वो विदेश बाजार में भेजना चाहता है या दूर दराज के इलाके में भेजना चाहता है तो उसके लिए वाटरवेज का भी रास्ता जो है उसके लिए उपलब्ध है। एक सोच जो है यहां पर ये है। दूसरी सोच ये है कि मान लीजिए कि एक हम कंपनी बिठाते हैं, एक फर्टिलाइजर की कंपनी है। अब फर्टिलाइजर की कंपनी को ईंधन चाहिए। ईंधन आप कैसे मुहैया करा सकते हैं? गैस के जरिए मुहैया करा सकते हैं। अब वहां पर गैस का पाइपलाइन अगर पूरे पूरे नहीं पहुंच पाता है तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री अपने उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो यही जो चीजें हैं इनको हम कहते हैं कि जो बुनियादी जो कमियां हैं, बुनियादी जो एक कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है, उस अंतर को कैसे पाटना है, उस कमी को कैसे पाटना है, उसी की सोच के साथ जो है ये नेशनल जो मास्टर प्लान है प्रधानमंत्री गति शक्ति, उसमें ये सोच के साथ ये योजना तैयार की गई। करीब 100 लाख करोड़ रुपए का है और हर तरह के जो इसके लक्ष्य हैं उसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा भी दे दी गई है। उसके लिए जो कुछ भी जिसको कहते हैं कि अधिकारी का स्तर हो या फिर आप कह लीजिए कि प्रशासनिक अमला हो, वो किस तरीके से काम करेगा वो भी उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है।
एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, उसके बाद हम आपको इस योजना की और बारीकियों पर ले जाएंगे। आजकल होता क्या है कि एक कंपनी बिठाना, एक कंपनी शुरू करना, एक प्रोजेक्ट शुरू करना, उसमें आपको कई तरह के अनुमति की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री शुरू की, तो आपको केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी कि चलिए ठीक है, आप शुरू कर सकते हो। आप एक विदेशी निवेशक हो, आप शुरू कर सकते हो, देसी निवेशक हो, आप शुरू कर सकते हो। राज्य सरकार ने आपको जमीन भी मुहैया करा दी, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद होता है कि स्थानीय निकाय से आपको कई तरह की मंजूरी लेनी होती है, चाहे वो श्रम की बात करें, चाहे वो वाटर कनेक्शन की बात करें, सीवरेज कनेक्शन की बात करें। अब होता क्या है कि यहाँ पर सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे होते हैं। केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के विभाग है, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार के भी जो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। राज्य सरकारें अपने तरीके से काम कर रही हैं, और जो स्थानीय निकाय हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय की कमी दिखती है। तकनीकी भाषा में हम लोग इसको कहते हैं कि दे वर्क इन साइलोस, यानी कि अपने अपने अलग अलग रह करके काम करते हैं। नतीजा क्या होता है कि एक जो उत्पादक है, एक जो प्रोड्यूसर है, उसको कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं तरह तरह की मंजूरी लेने के लिए, तरह तरह की जो औपचारिकताएं हैं उसकी पूरी करने के लिए। अब अगर हम ऐसी व्यवस्था सोचें कि इन सभी के बीच में, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग हो, राज्य सरकारें हो, स्थानीय निकाय हो, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, उनको पता हो कि किस प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है, किस प्रोजेक्ट के लिए क्या कुछ हो रहा है, वो कमी कैसे पूरी की जाए, उससे उसका रास्ता जो है वो काफी आसानी से बन जाएगा। देखिए, हम सिंगल विंडो सिस्टम की भी बात करें, उसके साथ साथ यदि ये सभी विंग के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो इसका फायदा भी उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। अब एक ये पहलू हो गया। अब दूसरे पहलू पे आइए। मान लीजिए कि एक सड़क बन रही है, सड़क बन गई। सड़क बनने के बाद अचानक दूरसंचार विभाग वहां पे आता है और कहता है कि मुझे टेलीकॉम के लिए ऑप्टिक फाइबर जो है वो बिछाना है। तो उसने सड़क की खुदाई कर दी। ये काम तब भी हो सकता था जब सड़क बन रही है, लेकिन उस समय में दूरसंचार विभाग को यह पता नहीं था कि वहां पर सड़क बन रही है, क्योंकि वो अपने साइलोज में काम कर रहा था। तो अब यदि यह व्यवस्था हो कि दूरसंचार विभाग को पता हो कि सड़क और राजमार्ग परिवहन है, वो किसी परियोजना पर काम कर रहा है या स्थानीय स्तर पर किसी तरह की सड़क बनाने का काम चल रहा है, तो वो उसी बनाने की प्रक्रिया में शामिल होकर के ऑप्टिक फाइबर लेकर सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि सड़क की खुदाई नहीं होगी और एक साथ जो है वो सारे काम हो सकते हैं। तो ये कई पहलू हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि हर मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के बीच में सहमति, एक संयोजन बने। उसके साथ साथ दूसरों को भी पता हो, यानी कि एक विभाग को पता हो कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। ये नहीं हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लागत को कैसे कम कर सकते हैं। इन्हीं सब सोच के साथ जो है इस परियोजना, इस ये जो योजना बनाई गई है, इसके पीछे की सोच यही है। इसके बाद अगर आप कुछ बातों पर गौर करें, ये अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने एक आलेख लिखा जो कि नीति आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उसी से मैंने कुछ बातें आपके सामने लाने की कोशिश की है। जैसे अगर पहली लाइन आप देखें कि 1930 की भारी मंदी के बाद अमेरिका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और 1960 और 1990 के बीच दक्षिण कोरिया और 1980 से 2010 के बीच में चीन ने विकास की तेज रफ्तार हासिल की। विकास की तेज रफ्तार हासिल करने में सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? बुनियादी क्षेत्र की, जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। भारत की जो संभावित विकास दर है, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रोथ रेट। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारत की संभावित संभावनाएं क्या है। एक तो ये होता है कि आपने किस दर पर विकास करी, और एक ये होता है कि आप किस दर पर विकास कर सकते हैं। तो जब हम अभी की बात करते हैं तो आपने देखा कि कभी 8% है, कभी 9% है। अगर हम बीते वर्ष की बात करें, जो 2020-21 में महामारी के दौरान में हमने -7.3 का जो है वो विकास दर नकारात्मक दौर में था। इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 9.5%, 9% की विकास दर रहेगी। तो क्या सवाल उठता है कि हमारी विकास दर की संभावनाएं 9% है, 8% है, 6% है, 7% है? ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। और उसमें एक जो तथ्य महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कि आपके लिए बुनियादी सुविधाओं की आपके देश में क्या स्थिति है, या बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं।
तो अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो ताज़ा रपट है, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या वीओ कहते हैं, वीओ 2021, वीओ 2021 अक्टूबर में ये जारी किया गया था। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भारत के विकास की संभावनाएं हैं वो लगभग 6 से 6.5% के बीच में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विकास की संभावनाओं के बजाय आप ये कहिए कि उत्पादन बढ़ने की कितनी संभावना है, चाहे वो वस्तु की बात करें चाहे सेवाओं की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं कि आउटपुट ग्रोथ का क्या होगा। खैर, ये एक अलग बहस का विषय है, एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन आप मूल रूप से समझिए कि विकास की संभावनाएं या उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावनाएं 6 से 6.5% के बीच है। अब वो 6 से 6.5% के बीच को लेकर के अगर हम सवाल उठाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारे देश में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और खास तौर पे आप अगर देखें, चाहे वो वाटरवेज की हम बात करें, चाहे हम पावर की बात करें, चाहे हम टेलीकॉम की बात करें, कहीं ना कहीं कमी है। उन कमी को दूर करने की कोशिश हुई है, काफी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उस स्थिति में नहीं है जिससे कि हम संभावित विकास दर को हासिल करने में वो हमारी मदद कर सके। और यही वजह है कि इस तरह की योजनाएं, चाहे अगर आप याद करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू करने की बात कही गई थी जो 1.10 लाख करोड़ रुपए की थी। फिर उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट है, फिर सड़कों के लिए अलग अलग परियोजनाएं हैं, और अब जाकर के हम एक और प्रोजेक्ट ला रहे हैं, एक और स्कीम लेकर के आए हैं जिसको हम लोग गति शक्ति के नाम से जान रहे हैं। अगर गति शक्ति को गौर करिए तो ये दो शब्द हैं इसमें, एक है गति और दूसरा है शक्ति। यानी कि आप गति को कितनी शक्ति देते हैं। गति को शक्ति देना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो सामान है, जो उत्पादन है, वो कम से कम समय में, कम से कम लागत में लोगों तक पहुंच सके। मोटा मोटी सोच जो है इस परियोजना के पीछे यही है। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि जो एक स्टडी की गई NIPFP, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, इसकी इसने एक अध्ययन किया और उसके लिए उसमें यह बताया गया कि अगर बुनियादी क्षेत्र में सरकार 1 रुपए का निवेश करती है तो उससे 2.5 से 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तकनीकी भाषा में हम लोग इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जितना आप निवेश कर रहे हैं उसका वास्तविक तौर पर कितना फायदा हो सकता है। तो वो फायदा आप देखिए 2.5 से 3.5 रुपए का है। और दूसरी बात है कि जब सरकारी निवेश बढ़ता है तो उससे निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे देश में एक ये बड़ी परेशानी है कि निजी निवेश बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा निर्भरता जो है वो सरकारी निवेश के ऊपर है। तो अब इस बात पे भी बहुत चर्चा होने लगी है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है, तो हमने कर की दर को तो कम कर दिया, हमने उनके लिए जो प्रोसीजरल इशू थे, जो प्रक्रिया की व्यवस्था थी, उसमें हमने बहुत सुधार किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। और वहां पर एक और बात आती है कि अगर सरकार अगर बड़े पैमाने पर निवेश करती है तो निजी निवेशकों का भी भरोसा बनता है और वो खुल करके निवेश करते हैं। तो इसीलिए हम सरकारी निवेश को बढ़ाने की हम लोग जो है वो वकालत करते हैं। अब अगर आप पूरे उत्पादन के सामान को ग्राहकों तक पहुंचने का अगर आप ग्राफ देखें तो आपके पास क्या होता है। आपके पास जल मार्ग है, आपके पास सड़क मार्ग है, आपके पास रेल मार्ग है और आपके पास वायु मार्ग है। या तो इनके कॉम्बिनेशन में, यानी कि इनमें से 2 या 3 साधन का हम इस्तेमाल एक साथ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही साधन का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम 3 साधन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वो माध्यम है जिनके जरिए सामान जो है वो उत्पादन केंद्र से वो ग्राहक तक पहुंचता है, जिसको आप एंड यूजर्स भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपके लिए एक जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहां पर आपको महत्वपूर्ण बात पे ध्यान देना है कि किस माध्यम से सबसे ज्यादा ढुलाई होती है। तो वो आप देख रहे हैं सड़क मार्ग से 71% का है, अगर आप रेल की बात करेंगे तो 18% का है, और जल और वायु की बात करेंगे तो वो 11% का है। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि किसी समय में रेलवे की हिस्सेदारी जो है वो 80% से भी ज्यादा हुआ करती थी। सबसे ज्यादा सामान की जो ढुलाई है वो रेलवे के जरिए होती थी। लेकिन रेलवे के साथ एक समस्या क्या हुई कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में कई जगहों पर परेशानी आई। और दूसरी बात यह हुई कि रेलवे के अपनी भी जो दिक्कतें थी, चाहे वो कंटेनर मुहैया कराने की हो या और भी साधन मुहैया कराने की हो, वो अगर पूरी तरह नहीं कर पाए तो लोगों ने सड़क की ओर रुख कर लिया। सड़क की ओर रुख करने से सड़क पे जो है वो ज्यादा
सामान की ढुलाई होने लगी, लोगों को इससे पॉइंट टू पॉइंट के बीच पहुंचने में काफी ज्यादा सहूलियत हुई। अब अगर आप लागत देखें, सामान की ढुलाई की अगर हम बात करें तो 14% जीडीपी का। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। हमने अभी पिछले ग्राफिक में देखा कि सड़क मार्ग के जरिए लगभग 71% सामान की ढुलाई हो रही है। ये इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि जो आपका पर्यावरण के लिहाज से आप देखें, प्रदूषण के लिहाज से देखें, क्योंकि डीजल उसमें इस्तेमाल होता है। अभी गैस बेस जो है वो लॉन्ग प्लाई जिसको कहते हैं, लंबी दूरी के लिए गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो वहां पर जब डीजल का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से भी प्रदूषण का होता है। दूसरा यह है कि चूंकि हम अपने ईंधन की जरूरत का लगभग 75 से 80% के बीच में हम आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो जब बाहर से मंगवाते तो उसका क्या होता है, उसकी लागत अगर बढ़ जाती है, उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो हमारे सामान की ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है। और इसका नुकसान क्या होता है कि सामान की कीमत बढ़ जाती है तो जो उसकी उत्पादक, जिसको प्रतिस्पर्धा की ताकत कहते हैं, कॉम्पिटिटिव पावर कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है और ग्राहकों को भी जो है उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए अब इस बात पे भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम वापस किस तरीके से रेलवे की तरफ हम आ जाएं और साथ ही साथ हम वायु मार्ग के जगह पे हम जैसे जल मार्ग जो है इनका हम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है, लेकिन परेशानी यह है कि जल मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए आपको नदियों में पर्याप्त गहराई होनी चाहिए, जो ड्रेजिंग के जरिए संभव हो सकता है। तो खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन मूल विषय यह है कि अगर सड़क पे हम ज्यादा करते हैं तो आपको उसको प्रदूषण और कीमत दोनों तरीके से नुकसान होता है। तो अभी के समय में जो ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 2020 में सामान ढुलाई की लागत, या आप जिसको लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कहते हैं, वो लगभग 14% है जीडीपी का। जबकि अगर आप जो विकसित देश हैं उन देशों की अगर हम बात करें तो वो 6 से 8% के बीच में आता है, वो सिंगल डिजिट में आता है। और उसकी वजह से उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी ज्यादा है और उनकी जो प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है वो कहीं हमसे बेहतर है। अब हमारा लक्ष्य यह है कि 2022 तक 10% पे लाया जाए और 2025 पे इसे 6% पर लाया जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि आपके उत्पादन की लागत में कमी आएगी और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में आपकी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर लागत हमारी 14% से घटकर 10% पर आ जाती है, नंबर देखिए, संख्या देखिए, रकम देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। अब सोचिए 10 लाख करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आपका जो अगर सालाना वित्तीय घाटे की बात करूं तो वो 11 लाख करोड़ है। तो आप सोचिए कि उस वित्तीय घाटे के करीब करीब की रकम जो है वो इस तरीके से उपलब्ध हो सकती है। तो इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि सामान के जो उत्पादन की जो लागत है उसमें कमी आएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो संसाधन है उन संसाधनों का और भी आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एक नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। आपको यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि अर्थशास्त्र में एक मूल बात होती है, एक है संसाधन और दूसरा यह है कि संसाधन सीमित होते हैं। तो अगर सीमित संसाधन हैं तो उनका आप कैसे बेहतर इस्तेमाल करें जिससे कि उसका ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सके। अब अगर संसाधन जाया होने लगे इन सब कारणों की वजह से, जहां पर आपके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ना तो उत्पादक के हित में है और ना ही ग्राहक के हित में और ना ही देश के हित में है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इसको कैसे कमी करते हैं। अब अगर आप देखिए संसाधनों के किस तरह की स्थिति है, हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आपने एक खबर बार बार पढ़ी होगी कि परियोजनाओं में बहुत ज्यादा देरी होती है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें देरी होती है। और जैसा कि मैं भी आपसे कह रहा था कि हमारे पास संसाधन सीमित है, तो जब परियोजना में देरी होती है तो जाहिर सी बात है उसकी लागत बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसके ऊपर वो दबाव पड़ता है। अब ये जो सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट क्या बताती है कि आप जो ये करीबन 1670 प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर 2021 की स्थिति है। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट्स में देखें, इन परियोजनाओं में देखें, तो लगभग आप कहेंगे 563 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। और 563 प्रोजेक्ट के देरी से चलने का पूरे जो परियोजनाओं की लागत है उसमें 4 लाख
30,000 करोड़ रुपए की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी लगभग 20% बनती है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 4,30,000 करोड़ रुपए परियोजनाओं की देरी होने की वजह से है। आप सोचिए कि 4,30,000 करोड़ रुपए का अगर किसी और परियोजना में खर्च किया जाए, कोई नई परियोजना शुरू करने में खर्च किया जाए, तो उसका कितना फायदा होगा। ये ना भूलिए कि ये पैसा कौन देता है। ये पैसा टैक्स पेयर का है। जो कर देने वाले हैं उनकी तरफ से वो पैसा जुटाया जाता है। अब अगर उस पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं होगा तो उसका असर क्या होता है कि परियोजना में देरी होती है। और परियोजनाओं में देरी की स्थिति क्या है, आप सोचिए कि लगभग 23% ऐसी परियोजनाएं हैं जहां पर 5 साल या उससे ज्यादा की देरी है। ये कम समय नहीं होता है, 5 साल या उससे ज्यादा की देरी। यानी कि एक तो जैसे जो आपने परियोजना शुरू की, उस समय में आपका लक्ष्य, उसकी क्षमता, उसके इस्तेमाल को लेकर के जो आपने संख्या लिया था, वो संख्या बदल जाती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर दिल्ली की हम बात करें, मुंबई की बात करें, वहां पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मान लीजिए कि मेट्रो शुरू की जाती है। अब मेट्रो जब शुरू किया जाता है तो एक लक्ष्य तय किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हर साल यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ेगी, उसके हिसाब से विस्तार होगा। उसी तरीके से जब हवाई अड्डे बनाया जाता है, वहां भी एक लक्ष्य रखा जाता है कि प्रतिवर्ष हवाई यात्रियों की संख्या इतनी होगी, उस हिसाब से हम जो है ये हवाई अड्डा विकसित कर रहे हैं। अब परियोजना अगर देरी होती है तो जो आपका लक्ष्य है, जो आपका अनुमान है, वो जाहिर सी बात है उसमें भी बदलाव हो जाएगा। तो जब आपका बन करके तैयार होगा 2 साल, 3 साल, 5 साल की देरी के बाद, तो जिस संख्या को ध्यान में रख करके आपने बनाया था वो संख्या तो कब की दूर हो गई। तो वो परियोजना आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह पाएगी। तो केवल हम ये ना सोचे कि हमारे लिए पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, बल्कि हम ये भी सोचे कि क्या वो परियोजना अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो पा रही है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसकी वजह से देरी हुई। उसकी वजह जो है वो देरी है। अब बाकी अगर देखें, लगभग 18% परियोजनाएं जो हैं वो 1 से 12 महीने की देरी पर हैं। 21% जो परियोजनाएं हैं जिनमें 1 साल से लेकर के 2 साल तक की देरी है, और 2 से लेकर के 5 साल तक की देरी वाली जो परियोजनाएं हैं वो लगभग 38%, 38% के लगभग में है। देरी थोड़ा बहुत आप सामंजस्य करने की स्थिति में होते हैं। जब बहुत ज्यादा देरी होने लगती है तो उसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ता है। सरकार को भी, जो आम नागरिक हैं उनको भी उठाना पड़ता है, और जो परियोजना कर रहा होता है उसको भी वो नुकसान उठाना पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये परियोजनाएं देर क्यों होती हैं, इन परियोजनाओं के अमल में देरी की वजह क्या है। तो इसका भी कारण दिया हुआ है, उसी रपट में दिया हुआ है। अब जैसे आप सबसे पहले देखिए तो लिखा है भूमि अधिग्रहण, जमीन को हासिल करना। ये किसी से बात छिपी हुई नहीं है कि इस देश में किसी भी परियोजना को, खासतौर पे जो बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की हम लोग जिन बात कर रहे हैं, चूंकि अभी आपने जिन परियोजनाओं का जिक्र किया 1670, जिसमें 563 देरी से थी, ये वो परियोजना है जो बुनियादी क्षेत्र की हैं और जिनमें कम से कम निवेश 150 करोड़ रुपए का है। अब उन परियोजनाओं में देरी की वजह क्या है, तो ये देरी की वजह सांख्यिकी मंत्रालय ही बता रहा है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला क्या बता रहा है कि भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। ये एक ऐसा तथ्य है जो सालों से हम ये परिस्थिति देख रहे हैं। अभी तक इसका बहुत ज्यादा समाधान जो है वो नहीं निकल पाया। कभी कभी बात आती है कि सरकार इतनी जमीन का एक जिसे कहते हैं ना लैंड बैंक बना रही है, उस लैंड बैंक के जरिए जमीन मुहैया कराया जाएगा। कुछ राज्य सरकारें इसमें कामयाब भी हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी ये परेशानी बनी हुई है। दूसरा क्या है, वन और पर्यावरण की मंजूरी में देरी। यानी कि जो आप इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात करते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करते हैं, इसमें अगर देरी होती है, जाहिर सी बात है कि परियोजना के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ता है। तीसरा क्या है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी। मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री हमने शुरू की, लेकिन उसके लिए गैस पाइपलाइन नहीं है, उसके लिए ईंधन की व्यवस्था नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस परियोजना में भी देरी होगी। फिर क्या है कि समय पर वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। देखिए, इसमें एक बड़ा एक तकनीकी पहलू है जिसका जिक्र करना आपके सामने जरूरी है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है किसी भी परियोजना में, हम लोग उसमें L1 यानी कि जो कम से कम लागत पर परियोजना को पूरी करेगा, हम उसे परियोजना देते हैं। ये सरकार की एक नीति है, और इस नीति पर तमाम परियोजनाओं की जो जिम्मेदारी है उसे अमल करने की, उसे बनाने की दी जाती है।
अब दिक्कत क्या है कि अगर आपने केवल और केवल L1 की बात सोची तो बड़ी जो परियोजनाएं हैं जिनको करने के लिए आपके पास एक हार्ड फाइनेंशियल मसल्स चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता है और उसका इंतजाम करना भी हर किसी के लिए आसान नहीं हो पाता है। तो किसी ने L1 की तो बोली लगा दी, लेकिन जब पैसे के इंतजाम करने की बारी आई खासतौर पे बड़ी परियोजनाओं में, तो वहां पर उसके पास उस तरीके के स्रोत, उस तरीके के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए। अंत में क्या हुआ कि आपका जो जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल क्लोजर, यानी कि वित्त का इंतजाम करना, उसमें देरी होती है। उसमें देरी होगी तो उसका असर आपके पूरी परियोजना पर पड़ेगा। फिर है इंजीनियरिंग कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें क्या इंजीनियरिंग लगाना चाहते हैं, इसमें भी देरी होती है। ठेका कॉन्ट्रैक्ट आप जो दे रहे हैं उसमें देरी हुई। उपकरण जो आपको सामान जो चाहिए, जो आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसमें आपूर्ति, उसकी सप्लाई में देरी हुई। लॉ एंड ऑर्डर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई जगहों पर यह परेशानी हुई है कि कोई परियोजना शुरू हुई है, उस परियोजना के शुरू होते ही वहां पर विवाद शुरू हो गया है। स्थानीय स्तर पर उस परियोजना को रोकने के लिए तमाम जो है वो धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। अब वो विरोध प्रदर्शन सही है गलत है, ये चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि उसकी जो विरोध करते हैं उनके अपने तर्क होते हैं और जो विरोध करते हैं उनके अपने तर्क होते हैं। तो उस चीज पे हमें जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, उसका नुकसान क्या होता है कि वो परियोजना देरी होती है। अब वो विरोध करना कितना सही है या विरोध करने वालों को आपने किस तरीके से संतुष्ट किया अपने जवाब के जरिए, अपने तर्क के जरिए, अपने संसाधनों के जरिए, उसमें समय लगता है और नतीजा होता है कि आपका उसमें देरी होता है। और उसके साथ साथ कई जगहों पर कानून व्यवस्था इस अनुरूप नहीं होती। कई राज्यों में ये स्थिति है जहां पर परियोजनाओं की देरी की एक बड़ी वजह यह है कि वो कानून व्यवस्था उस तरीके का समर्थन नहीं कर पाती है उस परियोजना के अमल में या उस परियोजना को शुरू करने में, जिसकी वजह से देरी होती है। और फिर जाकर के जब आप इंतजाम करते हैं तब तक उसमें देरी हो चुकी होती है। फिर वहां पे जियोलॉजिकल रीजन्स हैं। ये एक बहुत ही तकनीकी पहलू होता है, लेकिन परियोजना में यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के, जो मान लीजिए सरकार और परियोजना पूरी करने वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर सहमति नहीं बन पाती, उसकी वजह से भी देरी होती है। तकनीकी मंजूरी मिलने में देरी होती है। कई जगह पर इंक्रोचमेंट, यानी कि जो जमीन है, आपको कह तो दिया गया कि भाई ये जमीन आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन पता चला कि उस जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया जा चुका है गलत तरीके से। तो उस गलत तरीके से कानून, जो जमीन पे कब्जा किया गया है, उसको वापस लेना ये इतना आसान नहीं होता और उसका भी असर जो है आपके परियोजनाओं पर पड़ती है। और जो अभी सबसे जो तात्कालिक कारण है वो है आपका कोविड। हम सभी इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और इस महामारी की वजह से कई जगहों पर जो स्थानीय स्तर पर, जैसे बीते वर्ष हमने देखा था कि एक देशव्यापी स्तर पर बंद की बात कही गई थी। अगर हम 2021 की बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो है वो बंद कई जगहों पर किए गए। इससे भी परियोजनाओं में जो है वो देरी हुई है। अब इन्हीं सब चीजों के ऊपर अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं कि आखिरकार हमें गति शक्ति लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा, एक तो मैंने जैसा आपसे कहा कि परियोजना जो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, इन सब के बीच में संयोजन बनाना। दूसरा यह है कि हमें यह समझना कि आखिरकार परियोजना में देरी क्यों हो रही है और उस देरी को हम कम करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो है, इसकी जो सोच जो है वो तैयार की गई है। पहली बात क्या कही गई है, विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों के अलग अलग रहकर काम करने के बजाय आपस में मिल करके काम करें। जैसे आप इसको ये समझ लीजिए कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एक डैशबोर्ड अवेलेबल है। तो एक मंत्रालय को पता है कि दूसरा मंत्रालय क्या कर रहा है, दूसरे मंत्रालय को पता है कि तीसरा मंत्रालय क्या कर रहा है, और वहां पर अगर उनके बीच में किसी भी तरीके के संयोजन की जरूरत हो तो उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो, उसमें किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन को लेकर के, संयोजन को लेकर के कोई समस्या ना हो, तो डैशबोर्ड पे सब कुछ उपलब्ध है। और हमें यह भी पता है कि इस परियोजना में अगर देरी हो रही है तो किस वजह से हो रही है, कहां पर अटका हुआ है मामला, किस मंत्रालय या किस विभाग की वजह से मामला अटका हुआ है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं।
फिर वहां पर हम उसको दूर करने के लिए कदम उठाते हैं जिससे कि वो परियोजना पर असर ना पड़े। फिर यह है कि बुनियादी क्षेत्र की सभी मौजूदा परियोजनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, यानी कि आपके पास एक डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड पर जितनी भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं, चाहे वो सड़क से जुड़ी हुई हों, रेल से जुड़ी हुई हों, बंदरगाह से जुड़ी हुई हों, जलमार्ग से जुड़ी हुई हों, वायु मार्ग से जुड़ी हुई हैं, उन सबको एक मंच पर लाया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमको हर प्रोजेक्ट को अलग अलग देखने के बजाय हम एक कलेक्टिव वे में समझ पाएंगे कि कहां पे क्या परेशानी है और किस स्तर पर इसमें सुधार करने की जरूरत है। क्या वो नीतिगत मामला है, क्या वो वित्त का मामला है, क्या स्थानीय स्तर का कोई मामला है, फिर जाकर के हम उस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। तीसरा यह है कि संपर्क और आवाजाही, यानी कि कांटेक्ट हो, और जो आपका आना जाना, सामान लाना ले जाना, इसमें जो है कच्चे माल को उत्पादन केंद्र तक पहुंचाना और उत्पादन केंद्र से तैयार सामान को ग्राहकों तक पहुंचाना, इसमें कितनी तेजी आ सके। फिर यह है कि पहले चरण में हमने भारतमाला, सागरमाला और उड़ान, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री गति शक्ति में शामिल किया गया है। और दूसरे चरण में जो अस्पताल हैं, विश्वविद्यालय हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उन सबको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक मंच पर लाने का। तो पहले चरण में अगर आप देखें तो भारतमाला, सागरमाला और उड़ान, अगर आप इन तीन को देखें तो एक आपका जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, एक आपका वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है और एक आपका सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो इन सारी परियोजनाओं को एक साथ मंच पर लाने की जो है वो बात कही गई है, एक मंच पर लाने की बात कही गई है। इसके बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे पोटेंशियल, यानी कि क्षमता वाले, जिसमें क्षमता है उनमें, और या जो बहुत तेजी से उभर रहे हैं आर्थिक क्षेत्र, उनको हमको एक मंच पर लाना है। विभिन्न मंत्रालय और विभाग मिल करके किसी भी परियोजना का स्वरूप तैयार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि अगर आप अलग अलग रह करके काम करते हैं तो आपको बहुत तरह की परेशानी होती है, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कर रहा है। लेकिन आप सभी अगर एक साथ एक जगह पर किसी भी परियोजना में शामिल होंगे तो उस परियोजना को पूरा करने में, उस परियोजना के अमल में जो है वो उतनी ही सहूलियत होगी। फिर परियोजना के क्रियान्वयन से, अमल से कारोबार आसान होगा, जनजीवन बेहतर होगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनेंगे। ये सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार की का जो आप कह लीजिए कि किसी भी परियोजना को जब शुरू करते हैं, किसी भी स्कीम को शुरू करते हैं, किसी भी योजना को शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ बातें जोड़ी जाती हैं कि हम ये योजना क्यों कर रहे हैं। तो उसमें ये तीन बातें हैं कि एक तो कि बिजनेस, कारोबार करना आसान हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम लोग जब बात करते हैं, और आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हमारी रैंकिंग भले ही बेहतर हुई हो, लेकिन अभी भी विश्व स्तर पर हम टॉप 50 में शामिल नहीं हो पाए हैं। और ये अलग बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को ही लेकर के सवाल उठने लगे हैं। अब ये जो रैंकिंग है, चाहे 64 हो, 50 हो, 40 हो, वो तो बात का मुद्दा आता है। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय स्तर पर, घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये संकेत जाना चाहिए कि भारत में कारोबार करना आसान है। और वो कारोबार करना आसान है या आसान और हो रहा है, ये लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री गति के तहत। फिर यह है कि जनजीवन बेहतर होगा और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनेंगे। देखिए, हम जब मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करते हैं, एक परियोजना शुरू होती है, अब जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, सड़क बन रहा है। सड़क बनने के समय में कितने तरह की उसमें गतिविधियां होती हैं। चाहे आप कच्चा सामान ले लीजिए, चाहे हम तारकोल की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें सीमेंट की बात कर लें, कई जगहों पर कुछ अलग मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें श्रम संसाधन जो है वो बड़े पैमाने पर चाहिए होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष तौर पे जुड़े होते हैं। अच्छा, जिन उद्योग से आप कच्चा सामान लेते हैं उन उद्योग की भी बेहतरी होती है। जो श्रम संसाधन है जो उसमें जुड़ा हुआ है, उसके लिए रोजगार के मौके बनते हैं। और जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं उनको अप्रत्यक्ष तौर पे भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, कई तरह की मदद मुहैया कराई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम निर्माण की बात करते हैं तो एक अगर सीधा सीधा रोजगार है तो 4 अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके बनते हैं। अब सड़क बन करके तैयार हो गई। सड़क बनने के बाद
उस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उस पूरे क्षेत्र की बेहतरी की संभावना बनती है। वहां पर सड़क के किनारे आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो सकते हैं, जो ह्यूमन हैबिटेंट हैं, जो जहां पर बसावट हो सकती है, वो संभव हो पाता है। सामान लाने ले जाने में सुविधा हो सकती है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया कि जनजीवन बेहतर हो और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौका बने, इस तरह के प्रयासों से संभव हो पाएगा। फिर हम कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण, जिसकी हमने चर्चा भी की थी, 1670 परियोजनाओं में से विलंब जो हो रहा है, हमको उसको कम से कम करना है, खत्म करना है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल विलंब नहीं होगा, लेकिन वो कितना कम हो सकता है ये बहुत जरूरी है। जितना कम होगा, आपके ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे किसी नई परियोजना के लिए, किसी नए काम के लिए, और उसका आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर है कि निवेश। देखिए, हम सभी इस बात से इस पे सहमत होंगे और इस पे चर्चा भी कई बार करते रहे हैं कि हमें देश विदेश से निवेश जुटाना है। घरेलू जो कंपनियां हैं उनको भी हमें प्रोत्साहित करना है, और जो विदेशी निवेशक हैं हमको उनको भी प्रोत्साहित करना है। इन दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत इस बात की है कि क्या हमारे पास बुनियादी सुविधाएं बेहतर हैं, क्या हमारे पास निवेश के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है उसको हम कम से कम समय में पूरा करने में मदद कर सकते हैं। अगर ये काम हम कर पाएंगे तो घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। बीते कुछ समय में आपने देखा होगा कि विदेशी निवेश हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ा है, और अगर हमको इस रफ्तार को बढ़ाना है, और यह भी कहा जा सकता है कि क्या जितना निवेश आया वो काफी है? बिल्कुल नहीं, हमें और ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा तकनीक की जरूरत है। और यह भी आप ध्यान रखिए कि विदेशी निवेश का मतलब, या निवेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है। निवेश का मतलब ज्ञान भी है, तकनीक भी है। तो आपको इन चीजों की भी जरूरत है। ये चीजें तभी आएंगी जब आप उसके लिए, जो उसको कहते हैं कि साथ देने वाले जो चीजें हैं, जो सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है, वो कितना हद तक तैयार होता है। तो इसीलिए अगर बुनियादी सुविधाएं विकसित होती हैं, बुनियादी सुविधाएं बेहतर होती है, तो हमको निवेश को आकर्षित करने में काफी मदद मिलेगी। अब इसमें किस तरीके से काम होगा? देखिए, एक तो किया गया है कि 18 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग एक मंच पे, एक डैशबोर्ड पे लाए गए हैं। दूसरा क्या है कि इसमें राज्य सरकार और स्थानीय निकाय को भी शामिल किया जाएगा। डिजिटल डैशबोर्ड होगा जिसके जरिए हर किसी को पता होगा कि कहां क्या कुछ चल रहा है। योजना का अमल, आपने स्कीम तो बना दी, लेकिन उस स्कीम को बनाने के लिए आपने किस तरह का सिस्टम डेवलप किया है, तो वो डेवलपमेंट के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेवल का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। अब वो 3 लेवल का सिस्टम किस तरीके से है? एक है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, यानी कि उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों का समूह, फिर है नेटवर्क प्लानिंग, और फिर है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। ये 3 अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। और ये देखिए, एम्पावर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। होता क्या है कि आप मान लीजिए कि जब किसी भी तरह का फैसला लेना चाहते हैं, तो फैसला लेने का प्रक्रिया क्या है? फैसला लेने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि आप एक मसौदा तैयार करते हैं, मसौदा तैयार करने के बाद मंत्रालयों को भेजते हैं, मंत्रालय फिर उसको अपने स्तर पर कुछ जगहों पर फैसला ले सकता है, कुछ जगहों पर उसको कैबिनेट में जाने की जरूरत होती है, और फिर उसके बाद जो है आप कोई फैसला लेकर के किसी नीति को आप बनाते हैं। अब यहां पर जो कई छोटे छोटे स्तर के फैसले हैं जो एक मंत्रालय आसानी से ले सकता है, वो भी नहीं ले पाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो इसीलिए सचिवों का समूह जो बनाया गया है, इसमें 18 जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, केंद्रीय विभाग हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं। और उनके जुड़े होने से क्या होगा कि छोटी छोटी चीजों पर फैसला लेना है वो वहीं पे हो जाएगा, 2 मंत्रालयों को मिलकर के फैसला लेना है वो भी हो जाएगा, और किसी बड़े नीतिगत स्तर पे फैसला लेने की बात हो तो यहां से बिल्कुल उसका खाका तैयार करके जो उच्च फैसले की जो उच्चतम व्यवस्था है, जिसको हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं, वहां से वो फैसला लिया जा सकता है। तो ये इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे कि फैसला लेने के मामले में कोई देरी ना हो, कोई विलंब ना हो, और अलग अलग जो मंत्रालय अपने अपने तरीके से फैसला लेते रहे हैं, उसके जगह पर एक सामूहिक तौर पे भी फैसला लिया जा सके, मिलजुल करके फैसला लिया जा सके, जिससे कि परियोजना के अमल में सहूलियत हो।
ये देखिए, ये अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये 30 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। इस अधिसूचना में ये पूरा जिक्र है कि ये कैसे काम करेगा। अब देखिए, तो इसके जो अध्यक्ष कौन है? मंत्रिमंडल सचिव, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो इस जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है उसके वो मुखिया होंगे। उसके बाद कौन कौन सदस्य हैं? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव, नागर विमानन के सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, विद्युत, दूरसंचार, कोयला, खान, रसायन और पेट्रो रसायन, उर्वरक, इस्पात, व्यय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पर्यटन। यानी कि ये सारे जो महत्वपूर्ण आपके बुनियादी क्षेत्र की जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए जिन जिन मंत्रालयों की भूमिका होती है उन परियोजनाओं में, उन सब को इसमें शामिल किया गया है। और इसके एक लॉजिस्टिक विभाग है जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में होता है, सरकार का एक हिस्सा है। वहां पर जो चेयरमैन है वो इसके सदस्य संयोजक होंगे, कन्वीनर होंगे। लेकिन मूल रूप से आप देखिए, कैबिनेट सचिव इसको हेड कर रहा है। जो मंत्रिमंडल सचिव है वो इसके मुखिया हैं, और बाकी सभी विभाग जो किसी न किसी रूप में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब इनका काम क्या होगा? इसमें 7, इसको हम लोग कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि क्या काम आपको करना है। तो जैसे पहला काम क्या है? योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना, ताकि उससे प्राप्त होने वाली लॉजिस्टिक दक्षता का निर्धारण किया जा सके। कोई भी परियोजना शुरू होती है उसके ऊपर आपकी अगर निगरानी है, उसको अगर आप देख रहे हैं कि ये परियोजना चल रही है, इसमें कोई देरी तो नहीं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर उससे सही सही समय पर पूरा हो जाए तो आपकी जो लॉजिस्टिक स्किल है, जो हम लोग कहते हैं कि लागत में जो सामान, मोटा मोटी आप कह लीजिए सामान की लागत में जो कमी आए या उसमें आप किस तरीके से बेहतरी हासिल करते हैं, उसका वो अनुमान लगाएगी। उसके बाद अगर कोई संशोधन करना हो, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अमूमन होता क्या है कि कोई परियोजना शुरू हो जाती है, अब उसमें एक कोई पॉइंट है, जैसे मैंने कहा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का मुद्दा है। अब वहां पर पर्यावरण सचिव यहां पर है, इस पूरे अगर प्रक्रिया में पर्यावरण सचिव भी शामिल हैं तो उनको पता होगा कि उनके स्तर पर क्या किया जा सकता है या पर्यावरण के लिए क्या कुछ करना है। अब ये अभी जो आप 18 देख रहे हो, इन 18 में जितने भी लोग शामिल हैं वो कहीं ना कहीं से इसमें सहयोग करेंगे। हालांकि यहां पर पर्यावरण के जो मंत्रालय के सचिव हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी इसमें बाद में इसमें शामिल किए जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का भी जो मुद्दा आता है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसकी मंजूरी का भी मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है। खैर, चूंकि यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, मंत्रिमंडल के सचिव हैं, तो वो उसके लिए जो जरूरी कदम उठाना है वो उठा लेते हैं। आपको पता है कि जो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो देश का सबसे बड़ा नौकरशाह होता है, और जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनके सचिव के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर मैं सरकार की बात, मैं प्रधानमंत्री की बात छोड़ दूं, तो उसके बाद कोई व्यक्ति अगर बड़े स्तर पर फैसला ले सकता है तो वो आपका मंत्रिमंडल का सचिव है, जो कि बाद में उस फैसले को मंत्रिमंडल के जरिए जो है उस पर अपनी मुहर लगवाने में जुट जाता है, उसमें कोशिश करता है। तो इसके जो अधिकार हैं वो काफी ज्यादा हैं। तो भले ही कोई ऐसे सचिव यहां पर शामिल नहीं है जिनकी बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में बहुत जरूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इसमें भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर आप देखें कि किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन करना है परियोजनाओं में, वो भी ये समूह कर लेगा। मान लीजिए कि एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसको कहें कि एक साझा एकीकृत पोर्टल,
एकीकृत पोर्टल यानी कि इंटीग्रेटेड पोर्टल है जहां पर सबके इंटरेस्ट, सभी के हितों की रक्षा हो सके। देखिए, अगर किसी मंत्रालय को आप ला रहे हैं, किसी विभाग को ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके हित को आप नजरअंदाज कर देंगे। तो उसके भी हित पूरे हों और जो परियोजना से जुड़ी हुई जरूरत है वो भी पूरी हो। ये दोनों तभी संभव होगा जब दोनों एक साथ एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो वो भी यहां पर बात की गई है। उसके अलावा क्या है कि यह जो ईजीओएस है, इस्पात, कोयला और उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर थोक माल के दक्षतापूर्ण परिवहन के मामले में मांग संबंधित आवश्यकता को, देखिए कोयला, उर्वरक, स्टील, ये बहुत जरूरी है। खासतौर पे कोयले की बात करें, अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले बिजली को लेकर के बहुत समस्या आई थी। बिजली को लेकर के आपने कई खबरें पढ़ी होंगी जिसमें कहा गया था कि कई जो हमारे बिजली के संयंत्र हैं वहां पर परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। वहां पर कोयला काफी कम मात्रा में उपलब्ध है, इससे असर पड़ सकता है। और इससे जो असर पड़ सकता है उसको ध्यान में रखते हुए जरूरत इस बात की थी कि क्या हम कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। अब कोयले की आपूर्ति बढ़ाना है या इस तरह से आप उर्वरक की बात कीजिए। आपने देखा होगा कि उर्वरक को लेकर के भी कुछ समस्याएं कुछ देश के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुई हैं। उनसे हम कैसे निपटें, वहां पर हम किस तरह से सप्लाई जो है वो बेहतर कर सके। तो ये सब चीजों में किस तरीके से हम डिमांड के हिसाब से, मांग के हिसाब से, जो लिखा हुआ है ना, मांग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यकलापों की भी निगरानी करेगा। यानी कि कोयले की कमी हुई है, अब वो कोयले की कमी को कैसे दूर किया जाए और कोयले की कमी हुई, जो मांग बनी उसको हम कैसे पूरा करें, सप्लाई कैसे हम बढ़ाएं, उर्वरक की बात की उसके सप्लाई कैसे बढ़ाएं, उस पर भी ये नजर रखेगा। तो अगर आप इसके पूरे कार्य की बात करें, जो अलग अलग इनको काम सौंपा गया है, मोटा मोटी यही है कि परियोजना समय पर पूरा हो। दूसरी बात यह है कि अगर अलग अलग मंत्रालय के हितों में टकराव की स्थिति हो, वो हितों के टकराव को हम दूर कर सके, अलग अलग मंत्रालयों के हितों की भी रक्षा हो, और जो जरूरी चीजें हैं जैसे कोयले की बात हुई, उर्वरक की बात हुई, इस्पात की बात हुई। अब अगर आप बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की बात करते हैं और इस्पात की देश में कमी हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उससे कई जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो यही वजह है कि इस तरह के सामान की जो आपूर्ति है वो भी बेहतर करने के लिए, उसकी भी उपलब्धि बढ़ाने के लिए जरूरत इस बात की होती है कि हम किस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलजुल करके काम करते हैं, जिससे कि मांग और आपूर्ति के बीच में कोई ऐसा अंतर ना बने कि जिससे कि पूरी व्यवस्था बिगड़ने लगे। तो ये जो विशेष उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों का जो समूह है इस मामले पे भी काम करेगा। दूसरा जो है वो है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है वो तकनीकी पहलुओं को के ऊपर ध्यान देगा, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी जो आपकी तकनीकी की बात है इसमें विशेषज्ञ ज्यादा होंगे, जैसे एविएशन से हैं, विमानन क्षेत्र से हैं, सार्वजनिक परिवहन से हैं, रेल से हैं, रोड से हैं, इनके विशेषज्ञ को इसमें शामिल किया जाएगा। तो नेटवर्क प्लानिंग यानी कि पूरा जो नेटवर्क का पूरा एक योजना तैयार करना है। अलग अलग मंत्रालयों में नेटवर्क के जो है वो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को एक जगह पर लाना। अब एक तरफ तो हमारे पास विशेष उच्चाधिकार प्राप्त सचिवों का समूह है, उस सचिव का समूह हर छोटी छोटी बात पर नहीं ध्यान दे सकता है, तो छोटी छोटी बात को कैसे ध्यान देगा, वो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप करेगा। और तीसरा जो है वो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है, जहां कहीं भी तकनीक की खास तरह के विशिष्टता की बात आती है, खास तरीके के विशेष तकनीक को समझने की बात आती है, और इसीलिए इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट लाने की बात की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि अलग अलग विधा में जो विशेषज्ञ हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे कि वो सचिवों के समूह को जो मदद करें, बताएं कि आपको किस मामले में क्या फैसला करना चाहिए, क्या कुछ जरूरत है, किस तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, उन तकनीकी दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो वो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट है। तो यानी कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप और टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, ये दोनों जो सचिवों की जो समिति है, सचिवों का जो समूह है, उसको वो मदद करेगा। अब आपके मन में पहला सवाल जो पहले भी था, पहला सवाल तो होगा ही पहले, उसमें यह है कि आखिरकार इस योजना का लक्ष्य क्या है। क्योंकि कई तरह के भ्रम बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ आप जब कहते हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, फिर आप कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, उड़ान है। अब
एक नई योजना आ गई तो जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल तो होगा ही। और जब हम बात करें कि 100 लाख करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाने हैं तो आखिरकार इसका लक्ष्य क्या है, तो आप लक्ष्य देखिए। अब अगर आप ये सारे लक्ष्य देखें, हम रेलवे के जरिए 1600 मिलियन टन सामान की ढुलाई का लक्ष्य रख रहे हैं। ये आपको मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि जब रेलवे का किसी समय में 75%, 80% सामान की ढुलाई में हिस्सेदारी होती थी, अब वो घट करके काफी कम हो गया, 20% से भी कम है। हमको उसको बढ़ाना है, क्योंकि रेलवे के साथ सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर होने लगा है, उससे आपके पर्यावरण पे भी जो है आप कमी लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि गति इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, और आपने देखा भी होगा कि पूरे देश भर में जो है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उससे भी सामान के पहुंचाने में, लाने ले जाने में आपकी सहूलियत होती है। तो ये कोशिश है कि रेलवे की हिस्सेदारी जो है बढ़ाया जाए। तो इससे एक तरफ आप गति देंगे सामान को लाने ले जाने में, और दूसरी तरफ जो प्रदूषण की बात है उसके ऊपर भी आपको नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। दूसरा अगर हम देखें कि बंदरगाहों के जरिए 1759 जो है वो टन का सामान जो है वो बंदरगाहों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाए, और 2024-25 तक हमारा जो लक्ष्य है 220 हवाई अड्डा, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स। क्योंकि देखिए आज के दिन में वाटरवेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इसमें बहुत सारे इसके फायदे भी होते हैं, इसमें लागत भी थोड़ी कम होती है। शुरुआती तौर पे लागत इसकी ज़रूर ज़्यादा होती है, लेकिन लागत कम होती है, समय भी कम लगता है। और कई ऐसे शहर भी हैं जहाँ पर शहर के बीच में ही, शहर के भीतर भी जो है वो वाटरवेज डेवलप करने की बात चल रही है। तो वाटरवेज में अगर आप सामान के लाने ले जाने की बात करें तो वहाँ पर ड्राई पोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है, या वहाँ पर वाटर ऐसे पोर्ट बनाए जाने की बात की जिससे कि सामान के उतारने और लदाई करने में, लदान करने में उसमें सहूलियत हो। हवाई अड्डे ज़्यादा से ज़्यादा बने। देखिए इस समय में हमारे पास तकरीबन 108 हवाई अड्डे हैं जिससे यात्री और सामान जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब अगर आप संभावनाएं देखें तो बहुत ज्यादा है। अगर आप 130 करोड़, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में देखें तो हवाई यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। उस संख्या को बढ़ाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा हवाई अड्डे शुरू करने होंगे। चूंकि और कई जगह पे ऐसे होते हैं कि दुर्गम स्थान है, वहां पर हवाई जहाज के जरिए पहुंचना ज्यादा आसान होता है। अब दिल्ली से ही अगर आसपास के इलाकों में देखें तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में समय लगता है। उस समय को आप कैसे कम करें, तो क्या वहां पर हम हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर सकते हैं, या कुछ जगहों पर हम वाटर के जरिए, वाटरवेज के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हवाई जो जिसको हम लोग सी प्लेन कहते हैं, सी प्लेन के जरिए कर सके। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 220 जो है वो हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स बनाने की बात की गई है। फूड प्रोसेसिंग और कृषि प्रसंस्करण केंद्र 197। देखिए ये जो कृषि प्रसंस्करण की बात है ये काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो मेगा फूड पार्क हो, चाहे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की बात हो। जब हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो वो सामान तैयार करता है वो तो बाजार में सही कीमत पर बिके, और क्या उस सामान में कोई वैल्यू एडिशन हो करके, या उस सामान का जो कहते हैं ना कि डेरिवेटिव, यानी कि उसके आधार पर तैयार किया गया कोई सामान है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, टमाटर है, तो टमाटर का हम एक टमाटर बेचा, हमने एक किसान ने टमाटर बेचा, और क्या उस टमाटर का जो केचप बना या टमाटर का जो सॉस बना उससे भी किसान को अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो एक हिस्से को उसने टमाटर सीधे सीधे बेचा और एक हिस्से को उसने जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसको उसने बेचा। तो और इस तरीके से अलग अलग कृषि जो उत्पाद हैं, चाहे हम कमर्शियल मान लीजिए कि हम बात करें, मशरूम की बात हम लोग कर लें, या फिर हम शहद की बात कर लें, तो इन तरह की चीज़ों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास प्रसंस्करण और मेगा फूड पार्क जैसे जो अवधारणाएं हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो। जैसे फ्रूट की बात है, आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पर फल काफ़ी बड़ी तादाद में उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम सभी इस बात से भी वाकिफ हैं
कि जो भी उत्पादन होता है उसका एक हिस्सा जो है या तो वो सड़ जाता है, उसके भंडारण की पूरी क्षमता उपलब्ध नहीं है, तो उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो आप उसको जो सड़ने की जो बात है, जो नुकसान होने की बात है, उसको नुकसान को हम कैसे बिल्कुल कम से कम कर सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और ये देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां जैसी जैसी ज़रूरत है, मान लीजिए कि जहाँ पर फ्रूट की बात है तो फ्रूट के जैम है, फ्रूट की जेली है, या उससे जो प्रोसेस्ड फूड तैयार करने हैं उसके लिए हमने वहाँ पे जगह बनाई, या वे जैसे सी फूड है, मछली की बात करें उसके लिए वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सी फूड जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं वहाँ पर हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। तो ये सारी चीज़ों में 197 जो है वो मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्र जो हैं जिनकी क्षमता 847 लाख मीट्रिक टन और उसकी जो संरक्षण क्षमता यानी कि बचाए रखने की जो क्षमता है वो बनेगी। डिफेंस कॉरिडोर हमारे पास 2 बनाने, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उसकी वजह भी साफ है क्योंकि ये काफी एक संवेदनशील मामला है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो 25,000 एकड़ विकसित करना है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफी अहम होता है, इस चीज में आप ध्यान रखिए कि जहां पर हम कहते हैं कि देश में युवा शक्ति है, जब हम कहते हैं कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या उसके लिए पर्याप्त संख्या में रोजगार के मौके हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा था कि सड़क तो बन गई, अब सड़क के किनारे जो है अगर उद्योग को भी विकसित किया जाए तो रोजगार के लंबे समय तक के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल, टिकाऊ मौके जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं, न लंबे समय के लिए, और ड्यूरेबल, सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल जो है वो मौके उपलब्ध हो सकते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बनाने की बात की गई है। टेक्सटाइल, ये एक सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि देश में अगर रोजगार की बात करें तो जो कपड़ा उद्योग होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके मुहैया कराता है। तो उसके लिए 90 जो है वो लक्ष्य रखे गए हैं। फिशिंग क्लस्टर और लैंडिंग केंद्र से जो है वो मत्स्य निर्यात, क्योंकि देखिए चाहे वो हम रिवर वाटर के फिश की बात करें या सी फूड की बात करें, उसकी जो हमारे पास क्षमता है हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसका चूंकि कंजम्पशन की भी बात आप देखेंगे, घरेलू बाजार में कितनी खपत होती है, उत्पादन कितना होता है, कितने ज़्यादा उपलब्ध हैं वहाँ पर, अगर हम उसको सही समय पर सही जगह पर भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो जो मछुआरे हैं उनके लिए भी अपनी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमें ज़रूरत है कि हम उसका कैसे दोहन कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 202 फिशिंग क्लस्टर बंदरगाह और लैंडिंग केंद्र से मत्स्य निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ और लक्ष्य हैं। अब यहां पर आपके जो टारगेट्स हैं इसमें ये पोस्टर हैं जो कि माई गॉव के हैं, वहां से मैंने लिए हैं। इसमें देखिए सबसे पहली जो लाइन है वो है गैस पाइपलाइन 17,000 किलोमीटर। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो 4,54,200 सर्किट किलोमीटर। अक्षय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जो न्यू एंड रिन्यूएबल, माफ कीजिएगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें 225 गीगावाट। और 4G कनेक्टिविटी, इसको 2022 तक सभी गांव में। तो ये 4 लक्ष्य, ये 4 जो आप पोस्टर देख रहे हैं वो माई गॉव से लिए गए हैं, और इन पोस्टर्स में जो मास्टर प्लान है उसके लक्ष्य बताए गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो, अगर आप टेलीकॉम का देखेंगे, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और खासतौर पे पेंडेमिक में आप सभी ने घर से काम किया है, हम आपसे जो ये जुड़ पा रहे हैं वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है वो जुड़ पा रहे हैं। अब जरूरत है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर किया जाए, जरूरत है कि इसमें और कितनी क्षमता दी जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कम से कम लागत पर इसका इस्तेमाल कर सके। वो ध्यान में रखते हुए ये कनेक्टिविटी जो है वो अगले वर्ष 2022 तक जो है वो देश के तमाम गांवों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे, क्योंकि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि कोयले की अगर हम बात करें या गैस बेस्ड की बात करें, इसके अलावा जरूरत इस बात की है, जो पूरी दुनिया में जिस बात पे चर्चा हो रही है कि हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी
ये जो नवीन ऊर्जा है, हम इसको किस तरीके से बढ़ावा देते हैं। देखिए, हम इस मामले में बहुत एक कह सकते हैं खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी काफी अच्छी तादाद में उपलब्ध है। अब उस सूर्य की रोशनी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऊर्जा की बात, पवन ऊर्जा की बात करें, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हवा की रफ्तार अच्छी होती है, वायु की रफ्तार अच्छी होती है, उस रफ्तार का हम कैसे इस्तेमाल करें। तो इस तरह के जो है वो सोलर पावर की बात करें या विंड पावर की बात करें या वाटर पावर की भी बात करें, हाइड्रो पावर जिसे हम कहते हैं, उनमें हम किस तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारा गैस बेस्ड या जो हमारा कोल बेस्ड थर्म पावर प्लांट है, उस पर निर्भरता कम हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अक्षय ऊर्जा को है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो गति शक्ति परियोजना में जो है वो इस बात पर भी जोर दिया गया कि अक्षय ऊर्जा का जो हमारा लक्ष्य है वो 2025 गीगावाट का है। ट्रांसमिशन यानी कि बिजली तो तैयार हो गई, अब बिजली को जगह जगह तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपके पास ट्रांसमिशन का जो नेटवर्क है वो बेहतर होना चाहिए। और गैस चूंकि कल होकर के जब आप ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उसमें गैस का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर जरूरत इस बात की है कि आपके पास गैस पाइपलाइन कितना ज्यादा होता है। तो इसलिए यहां पर 17,000 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन की बात की गई है। तो ये बातें थी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। इसमें मूल रूप से आप एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि कोशिश ये है कि लागत को हम कैसे कम करें, उत्पादन लागत को हम कैसे कम करें। उत्पादन लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चा सामान एक जगह से दूसरी जगह कम से कम समय, कम से कम लागत में पहुंचे, और तैयार सामान जो है वो उत्पादन केंद्र से ग्राहक तक कम से कम समय में पहुंचे। तो एक सोच तो ये है। दूसरी यह है कि बुनियादी सुविधाएं जितनी बेहतर होंगी, उससे आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनियों के लिए, क्योंकि जिन हम सामान की आवाजाही की बात कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि बुनियादी सुविधाएं आपके पास बेहतर हो। तो बुनियादी सुविधाएं जितनी बेहतर होगी, तभी जाकर के आप जो आवाजाही की लागत है उसको आप समय के हिसाब से और लागत के हिसाब से कम कर सकेंगे। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको निवेश आकर्षित करना है, तो निवेश आकर्षित करने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बुनियादी सुविधाओं को कितना बेहतर कर पाते हैं। और जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इन सारे सुविधाओं की, स्कीम की, योजनाओं की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अलग अलग तरीके से मंत्रालय और विभाग काम ना करें। सब मिलजुल करके काम करेंगे, तभी वो परियोजना सही समय पर लक्ष्य के हिसाब से पूरी हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। और एक नुकसान आपकी अर्थव्यवस्था को है, एक नुकसान जो करदाता पैसे देता है उसका है, एक नुकसान संसाधन जो सीमित हैं उनके सही इस्तेमाल न हो पाने को लेकर के है। तो इतने सारे नुकसान नहीं उठा सकते। और जो एक और बात है कि हमारी जो संभावित विकास दर है, वो विकास दर पे असर पड़ता है, उस विकास दर को हासिल करने में दिक्कत होती है। और जब हमें देश विदेश से ज्यादा निवेश जुटाने की जरूरत हो, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी सुविधाओं को और कितना बेहतर कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की सोच तैयार की गई है। कई आपके सवाल हो सकते हैं, कई ऐसे प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, इसमें ये दिक्कत हो सकती है, इसमें ये दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी योजना जो तैयार की जाती है वो 100% जो है वो पूर्ण होती है। उसमें समय समय पर बदलाव की ज़रूरत होती है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें ज़रूरत के हिसाब से समय समय पर बदलाव किया जाएगा, जिससे कि विकास की ज़रूरतों को पूरा करने में ये योजना जो है वो मददगार साबित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।